गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लास। नमस्कार बच्चों, आप सभी को। और कल मैंने आपको सिंचाई चैप्टर को शुरू करके उससे पहले वाले चैप्टर्स की कुछ भूमिका और इस चैप्टर के बारे में कुछ रूपरेखा बताई थी कि सिंचाई क्या है, सिंचाई क्यों की जाती है, और सिंचाई कब की जाती है, सिंचाई कितनी की जानी चाहिए, सिंचाई की मात्रा, इसमें पानी की मात्रा या अवधि, सिंचाई की अवधि और कब की जाती है, यानी कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्था या सिंचाई के विभिन्न परिवर्तन अवस्थाओं को देखकर। बीज अंकुरण के समय, जड़ विकास के समय, गांठ बनने के समय, प्रभु विकास के समय, कोपलें फूटने के समय, कल्ले फूटने के समय, पुष्पन के समय, बीज बनने के समय, बीज में दाना आने के समय, डोडे बनते समय, सुइयां बनते समय, उसके बाद में चुटाई के समय भी की जाती है। ये सारा का सारा मैंने आपको बताया था। फर्स्ट बात हमारी कल हुई थी, व्हाट इज इरिगेशन, देन व्हाई इरिगेशन इज टू बी अप्लाइड, and when irrigation is to be done, and how much amount of water or how much duration, for how much duration this irrigation is to be done। ये कुछ बातें कल हमने करी थी। उसमें मैंने एक चीज और भी करी थी कि सिंचाई कहां की जाए, वेयर, सिंचाई कहां की जाए, ये भी बात करी थी। और ये बात मैंने इसलिए भी करी थी कि ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं। बेसल ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग, एरियल ड्रेसिंग, ये सारी बातें हम ऑलरेडी आपकी जो प्रीवियस क्लास थी 11th वाली, उसमें हम कर चुके हैं। तो उसके अंदर ये कहाँ की जाए, आधारीय भाग पे, वायवीय भाग पे या शीर्ष भाग पे, तीन मुख्य रूप से मैंने बातें करी थी। इसको हम बोलेंगे बेसल ड्रेसिंग, इसको बोलेंगे हम टॉप ड्रेसिंग, ये आपका एरियल ड्रेसिंग है। इसके अलावा भी हम मृदा की स्थिति को देख करके, मृदा यदि शुष्क है तो मृदा में हम जल प्रवाह करते हैं, बौछारें करते हैं, किसी भी प्रकार से हम पानी पहुंचाते हैं। मीन्स हमारा जो है सिंचाई का, जिसको सिंचाई के साधन है, उसको हम काम में ले करके इसको हम करते हैं। और इन सब बातों से भली भांति आप वाकिफ हो गए हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा सिंचाई कैसे की जाती है। नाउ कैसे, हाउ, देखिए, व्हाट, व्हाई, when, how much, where and how, ये सारी बातें हाउ यानी कैसे के अंदर आएगा सिंचाई की विधियां। और सिंचाई की विधियां से पहले आपने सारी रूपरेखाएं जान ली है। अब हमारे पास सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के स्रोतों से, सिंचाई के साधनों का उपयोग करके हम कौन कौन से हमारे पास एप्लीकेशन मेथड्स हैं, हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं,
हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनके द्वारा हम पौधों के आधारीय भागों को, शीर्ष भागों को या वायवीय भागों को या मृदा के अंदर जल को पहुंचाते हैं। देखिए पहली विधि है वो है चौकेदार दौड़ विधि, चौकेबार दौड़ विधि। ये पहली विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। और इस विधि के अंदर आपको क्या करना है वो बताएंगे। पहले इन विधियों के नाम लिखता हूं मैं। फिर दूसरी विधि है बॉर्डर पट्टी विधि, तीसरी विधि है कुंड विधि, चौथी विधि है वो है बौछारी विधि, और पांचवी विधि है वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि। और एक लास्ट चीज हमारे को और बताना है। ये सारा का सारा आपको मैंने बताया है, यह है धरातलीय सिंचाई। बेटा इसको समझिए, धरातलीय सिंचाई और अधोभूमि सिंचाई। ये छठी विधि जो है यह है अधोभूमि सिंचाई। और ये जो पांचों ही हैं ये आएगी आपके धरातलीय विधि में। धरातलीय विधि ओके। अब आप इन पांचों विधियों को काम में लेकर हम पौधों को धरातलीय क्षेत्र पे, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र है, इसको मैं पृष्ठीय क्षेत्र भी कहूं तो भी चलेगा, धरातलीय क्षेत्र या पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय सिंचाई, अलग अलग नाम है सबके, आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। जब हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फंडाज हमारे बिल्कुल एकदम ओके हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को आएगी। क्योंकि जब आपको सिंचाई क्या है, सिंचाई क्यों की जाती है, सिंचाई कब की जाती है, यानी कि सारी क्रांतिक अवस्थाओं का यदि आपको मालूम है, सिंचाई की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं, क्रांतिक अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह स्टेज when a plant is in badly need of water, क्रांतिक अवस्था। फिर कितनी अवधि तक ये की जाएगी और कितनी इसमें पानी की मात्रा दी जाएगी ये है, और कौन कौन से क्षेत्रों में की जाएगी, और अब ये कैसे की जाएगी ये है चौकेबार दौड़नी विधि। देखिए आप लोगों को इन विधियों में क्या क्या चीज़ देखनी है, आपको मैं मोटे रूप से 4 चीज़ें बताता हूँ इसमें। पहले कि जो भी विधि है उसकी बारे में आपको जानकारी देनी है। क्या करना है, चौकोबार दौड़नी विधि, सिंचाई, इसके द्वारा सिंचाई करने की विधि, सिंचाई करने का तरीका आपको बताना है, कैसे सिंचाई की जाएगी, कैसे चौकेबार दौड़नी आपको बनाई जाएगी, सिंचाई करने का तरीका, तथा इसे प्रयोग में लाने से पूर्व की तैयारियां। ये आपको सभी विधियों में, चाहे वो चौकेबार दौड़नी विधि हो, चाहे बॉर्डर पट्टी विधि हो, चाहे कुंड विधि हो, चाहे बौछारी विधि हो, बूंद बूंद सिंचाई विधि हो या अधोभूमि हो, इसमें आपको सबसे पहले सिंचाई के लिए करना क्या है, तरीका क्या काम में लोगे, चौकेबार दौड़नी क्या चीज है, इसकी रूपरेखा आपको बतानी पड़ेगी, बॉर्डर पट्टी विधि क्या है इसकी रूपरेखा बतानी पड़ेगी। उसके बाद में इससे क्या लाभ है, इससे हमारे को क्या लाभ है, और इस विधि से क्या कोई हमारे को हानियां हैं, यानी कि आपको गुण और दोष या अवगुण
इनका भी उल्लेख करना है कि यह विधि इन कारणों से किसान के लिए श्रेयकर है, या इस विधि से सिंचाई करने से ये नुकसान हो सकते हैं, ये हानियां हो सकती है। और उसके बाद लास्ट चीज आपको इन विधियों में कहनी है, वो कहनी है इसकी सीमाएं, किस हद तक हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको पहले बताया था, जब शुरू के दिनों में आपने क्लास यदि अटेंड करी थी रेगुलरली, आपने इसमें अपनी सक्रियता दिखाई, तो आपने ये देखा होगा कि सिलेबस में हमारे किस प्रकार से मार्क्स का डिवीज़न है और पूरे सिलेबस को किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है। उसमें ज्ञान के, अवबोध के, अभिव्यक्ति के, कौशल और बुद्धि के कितने सवाल आएंगे, कितने सवाल छोटे आएंगे, कितने सवाल मीडियम आएंगे, कितने सवाल उससे बड़े आएंगे, कौन से सवाल जो हैं ऐसे टाइप आएंगे। ये 4 प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो ये चैप्टर आपका 2 नंबर का है, छोटा चैप्टर है, केवल 2 नंबर का है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनके अंदर चौकेबार दौड़नी विधि क्या है, या चौकेबार दौड़नी विधि से सिंचाई कैसे की जाती है, या चौकेबार दौड़नी विधि के क्या मुख्य लाभ हैं, किसान इस विधि को क्यों अपनाना चाहता है या इस विधि को क्यों अवॉइड करना चाहता है, इसकी क्या हानियां हैं, या इस विधि को हम किन किन जगह प्रयोग कर सकते हैं, किन किन जगह पे नहीं कर सकते हैं, इसकी सीमाएं। आपकी एक लिमिट होती है काम करने की, उसको आपको दिखाना है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं क्या है चौकेबार दौड़नी विधि। चौकेबार दौड़नी विधि में आयताकार या वर्गाकार क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, क्षेत्र बनाए जाते हैं, दौड़ बेसिन ये बनाए जाते हैं, और फिर उसमें पानी प्रोवाइड करके, पावर करके खेतों के अंदर पहुंचाया जाता है, पौधों तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे पृष्ठीय धरातल का पानी बाधित होता है। इसलिए यह विधि जहां पे इस प्रकार की व्यवस्था हो, पृष्ठीय धरातल में पानी पड़ा है, तो वहां ये अवॉइड की जाती है, काम में नहीं ले जाती है। मैं सीमाओं पे आ गया हूं, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से चौकोबार बनाए जाते हैं खेत के अंदर। छोटे छोटे टुकड़ों में क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, आयताकार और वर्गाकार, उसमें पानी भरा जाता है। और फिर ढलान के अनुसार उसमें नालियां बनाई जाती है। ये आप देख लीजिए, ये आपने ऐसे बना दिए, अब जैसे ढलान है वैसे इसमें नाली दे दीजिए। इधर दिया आपने, इसके नीचे आपने दूसरा चौकोबार बनाया है, तो इस चौकोबार को इस चौकोबार से जोड़ दीजिए। आपने यहां से दिया है, कैसे भी करके आप किधर से जोड़ सकते हैं आप, और फिर ढलान के अनुसार इसमें नाली दे सकते हैं। ये ऊंचाई से नहीं करना है आपको, ढलान जो है इस प्रकार से देनी है, ये इधर आ जाएगा।
ये सिंचाई करने का तरीका बताया मैंने। इसमें क्या लाभ है, सबसे पहले लाभ की बात करें, सीमाओं की बात बाद में करते हैं। पहली चीज, इसका लाभ यह है कि सर्वाधिक प्रचलित विधि है, सरल विधि है, इसमें ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं है, किसान के लिए आसान है, तरीका बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आयताकार वर्गाकार आपने बेसिन बना दिए, फिर ढलान के अनुसार उसमें नालियां दे दी, और जहां आपको पानी पहुंचाना है वहां पानी पहुंचाया जाता है। अब इसमें यह चीज ध्यान में रखनी है कि जमीन उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, जमीन समतल होनी चाहिए। जहां पे आप चौकोबार बना रहे हो वो जमीन समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। जहां पानी का प्रवाह बाधित नहीं हो, तो ये अंतःस्त्रवण और आप्लन, इसमें पानी का आसानी से होता है, और अंतःस्त्रवण ये भी होता है। पानी जो है रिस रिस के अंदर जाना, अंतःस्त्रवण, अंत मीन्स अंदर, स्त्रवण रिस के जाना। आप्लन का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग, पानी जो है का बहाव। आप्लन का मतलब होता है बहाव, और इसका अंदर होता है अंदर की ओर रिसना। इसलिए यह विधि किसान मुख्य रूप से काम में लेता है। मैंने बताया आपको, ये बहुत पहले से प्रचलित विधि है। ये इसके लाभ हैं। इसकी हानियां क्या है? इसकी हानियां क्या है? इसकी हानियां यह है कि यह, इसमें ज्यादा श्रम लगता है, खर्चीली विधि है, मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता रहती है। और दूसरी विधि यह है, दूसरा ये हानि यह है कि हम सब जगह, यदि हमारे पास समतल जमीन नहीं है, हमारे पास समतल जमीन नहीं है, तो इस विधि को काम में नहीं ले सकते। पठार वगैरह है तो हम काम में ले सकते हैं। तो नाउ ये सब चीजें सुनने और समझने के बाद हमारे को ऐसा लगा कि हम कुछ सीमाओं में रहते हुए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सीमाएं क्या है? सीमाएं, जैसा कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, कि आपको धरातलीय पानी का निकास जहां है वहां इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, उबड़ खाबड़ जमीन में इसका उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि चौकोबार आपको समतल भूमि में ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए ये विधि काम की नहीं है। यदि आपने चौकोबार ज्यादा बना दिए तो निराई गुड़ाई आपकी बाधित हो जाएगी। तो इसलिए इसकी कुछ सीमा है। निराई गुड़ाई, आपने फसल उगाई है तो निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, उसके अंदर से खरपतवार वगैरह आपको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जगह जगह आपने चौकोबार बना रखे हैं तो वो आपको अवरोध पैदा करेंगे निराई गुड़ाई के समय। और इसमें मैंने, जैसा कि पहले हानि के अंदर बताया है, कि इसमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता रहती है, इसलिए यह विधि काम में नहीं ली जा सकती है ऐसे स्थानों पे। ठीक है। चौकोबार दौड़नी विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है, बहुत ही सरल विधि है सिंचाई की। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की या दक्ष लोगों की जरूरत नहीं है, किसी तकनीकी सहायता की आपको आवश्यकता नहीं है। सामान्य पारंपरिक विधि ऐसे आप कर सकते हैं। नाउ बॉर्डर पट्टी विधि, दूसरी विधि। यह विधि ढाल के विरुद्ध समानांतर पट्टियां बनाई जाती है। बॉर्डर पट्टी, बॉर्डर का मतलब होता है सीमांत। ये सीमा, ये सेंटर में नहीं। जैसे बॉर्डर है, खेत का आपका जो सीमांत भाग है, उसके किनारे किनारे आपको समानांतर पट्टियां ढलान के अनुसार बिछानी है या बनानी है।
और जो आप पट्टियां बनाओगे उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई ये आप अपने अनुसार डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि कितनी हमारे को कैसे बनानी है। इस विधि का भी आपको ध्यान ये रखना है, क्या लाभ है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस विधि में आपको ये ध्यान रखना है कि जमीन इसमें भी समतल होनी चाहिए। ढलान है लेकिन फिर भी उसमें ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं हो, वरना ढलान के शीर्ष आपने पट्टियां बनाई, पानी एक जगह आके रुक जाएगा। इसलिए जमीन ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, जमीन समतल होनी चाहिए। ये तो आपको ध्यान देना ही देना है। अब इसमें क्योंकि आपने ढलान के विरुद्ध ये पट्टी बनाई है तो जल प्रवाह को रोकने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। या तो बीच में आप कोई अवरोध बनाएंगे, बैरियर बनाएंगे तो जल प्रवाह रुकेगा, वरना एकदम गति के साथ, वेग के साथ जल जो है नीचे की ओर पहुंचेगा। और चावल का पौधा यानी धान जिसको हम काम कहते हैं, उसमें यह विधि काम की नहीं है, उसमें ये उपयुक्त विधि नहीं है। उसमें पानी भरा रहता है लंबे समय तक, वो पानी बह के यदि चला जाएगा तो उसके लिए विधि उपयुक्त नहीं है। वहाँ पे कुछ फसलों के अंदर जो विधि अप्लाइड है वो ही हम काम में लेते हैं। चलिए अब इसके लाभ की बात करें। इसके अंदर क्या लाभ है? यह सरल है, सुगम है, इसमें भी ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं है, इसमें रखरखाव की भी इतनी जरूरत नहीं रहती है। और अब इसकी हानियां क्या है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन में इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते और सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी चौथी बात है, चौथी बात है वो उसकी सीमाएं। सीमाएं क्या है? पूरी लंबाई और चौड़ाई में बॉर्डर एक जैसा बने ये कोई जरूरी नहीं है, ये इसकी सीमाएं हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं होनी चाहिए और धरातलीय पानी नहीं होना चाहिए। ये इसका पहला और दूसरा भाग मैंने बताया आपको, चौकेबार और बॉर्डर पट्टी। ये भी सरल विधि है, ये भी सरल ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब है कुंड विधि, इसको भी मैं कर देता हूं, है ना। कुंड विधि, फ्रो, गड्ढा बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं। यह विधि जो है अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में आड़ी दिशा में हम समुच्चय कंटूर बनाते हैं। समुच्चय या कंटूर बनाते हैं। आड़ी दिशा में, तिरछी दिशा में। इसमें पानी जो है बहता है और थोड़े समय के आके लिए वहां पे रुकता है। इस विधि के अंदर भी आपको वही कैसे की जाती है तो मैंने बताया आपको, फिर इसके क्या लाभ हैं, फिर इसकी क्या हानियां हैं और फिर इसका क्या दोष है। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था कि तालाब से सिंचाई की जाती है, उसके क्या लाभ हैं। तालाब से सिंचाई की जाती है, उसकी क्या हानियां हैं। नहरों से सिंचाई की जाती है, क्या लाभ है। नहरों से सिंचाई की जाती है, क्या हानियां हैं। कुएं से सिंचाई की जाती है, क्या लाभ है, क्या हानियां। वैसा यहाँ भी है। जो विधि हम अपनाते हैं या अडॉप्ट करते हैं उस विधि के बारे में जानकारी दीजिए आप, ये जैसे। फिर उस विधि से हमारे को क्या फायदा है किसान को, उस विधि से क्या हानि है और किस हद तक उस विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुंड विधि है। अब ये तीसरी विधि जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है कुंड विधि। यह बालू मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है और इस विधि में कुशल और दक्ष कारीगरों की आवश्यकता रहती है। सामान्य आदमी इस कुंड विधि द्वारा सिंचाई नहीं कर सकता। ठीक है, किसान जानकार होना चाहिए। और फिर ये मेड़ के ऊपर जाके लवण इकट्ठे हो जाएंगे, लवण निक्षेपण हो जाएगा, मिट्टी
के लवणीय मिट्टी के बनने की संभावना भी रहती है। इसलिए ये सारी इसकी सीमाएं। ठीक है, अब इस विधि के क्या लाभ हैं, कुंड विधि से हमारे को क्या क्या फायदे हैं, है ना। इस विधि में क्योंकि हम कुंड बनाते हैं, फ्रो बनाते हैं, तो ज्यादा जमीन की हमारे को आवश्यकता नहीं रहती है, ज्यादा मजदूरों की हमारे को आवश्यकता नहीं रहती है, और फिर इससे पपड़ी के जमने के या लवणों के जमने की चांसेस भी नहीं रहती है। ये इसके लाभ हैं। हानियां क्या है? हानि यह है कि ढलान वाले क्षेत्र में आपको समुच्चय बनाने पड़ते हैं, थोड़ा दिक्कत बड़ा ट्रबलसम है, और इसमें पानी एकत्रित होता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो इसमें पानी में दुर्गंध आने की संभावना भी बनी रहती है। ये इसकी हानियां हैं। और सीमाएं हैं इसकी, किस हद तक इस विधि को हम काम में ले सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो ये समुच्चय बनाया जाता है, समुच्चय की साइज, समुच्चय का आकार, लंबाई चौड़ाई, ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। तो 3 विधियां मैंने आपको बताई। इसमें आपको कुंड का नाप, आकार, साइज, और उसमें पानी को पड़े रहने का, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण करना है आपको। पानी लंबे समय तक उसमें नहीं रहे, क्योंकि उसके अंदर पानी में सड़न पैदा हो जाएगी, पानी में दुर्गंध पैदा हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो ये 3 विधियां हैं जिसके बारे में आज हमने मैं आपसे बात करी। बाकी वाली विधियों के बारे में मैं आपसे कल बात करूंगा। ये सारी विधियां जो थी, ये 3 विधियां जो मैंने बोली है, ये भी एक प्रकार की धरातलीय विधियां हैं, है ना। ये मैंने जो 5 विधियां लिखी है, ये 5 विधियां धरातलीय विधियां हैं। धरातलीय यानी कि पानी को मृदा के ऊपरी सतह पर प्रवाह करना, चाहे वो आधारीय भाग से आप दे रहे हो तो ऊपरी सतह पर होगा, है ना। अभी इसमें आपने देखा कि ये जो दिया जा रहा है पानी, ये कहाँ जाएगा? आधारीय भाग को जाएगा, शीर्ष भाग को या वायु भाग को जड़ों द्वारा अवशोषित करके पौधों द्वारा ऊपर तक पहुंचाया जाता है। डायरेक्ट आपने पौधे के शीर्ष भाग को या वायु भाग को पानी नहीं दिया है, आपने डायरेक्ट पौधे के आधारीय भाग को पानी दिया है इन विधियों से, चौकोबार द्रोणी से, बॉर्डर पट्टी से और कुंड विधि से। पौधे के जड़ क्षेत्र में दिया है, मृदा को आपने भिगोया है, या पौधे के आधारीय भाग को दिया है, और वो जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित किया गया है, और फिर जल का प्रवाह, रसारोहण जिसको बोलते हैं बायोलॉजी में, वो आप पढ़ोगे कहीं जाके या आपने पढ़ा होगा। तो ये पानी जो है जल के जड़ के आधारी भाग से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचता है, या फिर आपके पास दूसरा सीधा तरीका है कि आप बौछारी विधि से, फवारा विधि से पौधे के वायवी भाग को या शीर्ष भाग को भी पानी पहुंचा सकते हो। ये बात अपन कल करेंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना है और ध्यान से देखा है कि क्या है सिंचाई की विधियां, और उसमें से कौन सी धरातलीय विधियां, कौन सी पृष्ठीय मतलब कौन सी धरातलीय या पृष्ठीय सिंचाई की विधि है, कौन सी अधोभूमि सिंचाई है जो कि सीधी जमीन के अंदर की जाएगी, ये जमीन के ऊपर की जाएगी। और इसमें आपको बताया ये सारे पौधे के आधारीय भाग को सींचने की विधियां हैं। सींचना, और कब सींचना है, कितना सींचना है, ये तो बात ऑलरेडी वी हैव डन। तो आपको इसमें क्या देखना था, एक तो इसमें किस तरीके से इस विधि को अपनाया जाता है, फिर इस विधि में क्या हमारे को किसान को लाभ है, इस विधि की क्या हानियां हैं, और इस विधि को किस हद तक हम काम में ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। काइंडली सी योर बुक्स, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हम आपके लिए उसका रिप्लाई देने के लिए हैं। आप हमें जो कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी और उसका निवारण कैसे हो सकता है। समय समय पर यदि आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देखें
तो लेटर ऑन जब आपके ऊपर सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तब आपको ये बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस वाली बात में ये है कि धीरे धीरे आप करते हैं रेगुलर पढ़ाई का, नियमित पढ़ाई का, तो अपना ही एक ब्यूटी है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, हम आपको पढ़ाते जाएं और आप उसको वापस ध्यान नहीं देते जाएं तो उससे कोई मतलब नहीं है। यू एंड वी बोथ आर interlinked with each other all the time regarding our syllabus, our course. So with this I sum up my topic and giving rest to my voice. So thank you very much for being with me. Have a nice day. That's all about today.